गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे हमारे चैनल की सभी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलो अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं कविता, मैं 42 साल की हूँ, दिल्ली की रहने वाली हूँ। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरे 2 लड़के हैं जो नैनीताल में पढ़ते हैं, वहाँ हॉस्टल में रहते हैं। मेरे पति की मौत को 6 साल बीत चुके हैं। मेरे पति का एक बहुत बड़ा बिजनेस था जिसे अब मेरा भाई देखता है। पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई, पर वक्त के साथ मैंने जीना सीख लिया। लेकिन अब जो इंसान की ज़रूरत होती है वो बढ़ती जा रही थी। पहले शायद बच्चों के देखभाल में इतना व्यस्त हो गई थी कि कभी अकेलापन पर ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से पति के मरने के 6 साल तक मेरा कोई भी किसी से रिश्ता ना आया। फिर वो दिन आया जो मुझे कुछ और ही ज़िंदगी में ना मिला, वो मिल गया। बात कुछ यूँ है कि बात सर्दियों की है। मेरी ननद जो बेंगलोर में रहती है, उसका मेरे पास कॉल आया और उसने बताया कि उसके पति सागर को दिल्ली आना है किसी काम से, तो वो दिन में यहाँ ही रहेगा 2 दिन के लिए। सागर का बेंगलोर में अपना जिम है और वो यहाँ दिल्ली में एक जिम खोलना चाहता था, जिस कारण उसकी कुछ इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी। मेरी ननद मेरे पति से छोटी थी और सागर की उम्र 36 साल की है। 1 हफ्ते बाद वो दिन भी आ गया जब सागर दिल्ली आना था। मैंने एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दी। दिल्ली आने के बाद सागर ने मुझे कॉल किया और बोला वो शाम को घर आएगा। अभी वो एयरपोर्ट से सीधा मीटिंग की ओर जा रहा है। मैंने भी अपने ड्राइवर को बोल दिया कि पूरा दिन सागर के साथ रहे ताकि उसे आने जाने में कोई परेशानी ना हो। फिर सागर शाम के 6 बजे वापस घर आया। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा मैं उसे देखते ही रही। देखा तो सागर बहुत बार था सागर को, पर शायद इस बार मेरी नज़र ही दूसरी थी। वो 6 फीट लंबा हट्टा कट्टा, जो कि लड़की उसे देखकर खो जाए। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। फिर सागर मेरे पास आया, मुझे नमस्ते करी और हम ना प्यार से एक दूसरे के गले लगाकर स्वागत किए। मैंने सागर को आते ही नाश्ता करवाया और बोला कि वो फ्रेश हो जाए। करीब आधे घंटे बाद सागर कमरे से बाहर आया तो वो शॉर्ट्स में था। मैं उसे देख रही थी। वो बड़े, उसकी बॉडी बहुत ही लाजवाब थी। बहुत कम ही मिलते हैं ऐसे लोग। हम दोनों थोड़ी देर बाद बैठे एक दूसरे से बात करने लगे। उसने बताया कि कैसे मीटिंग सफल रही और कल ही उसे जाना है वहाँ। मैंने भी अपने ननद रूही की खबर ली उससे। हम ना 4 साल बाद मिले थे, तो बातों ही बातों में कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। मैंने नौकर को बोला डिनर लगवा दे। फिर हम दोनों ने डिनर किया। डिनर के बाद सागर अपने कमरे में चला गया और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। करीब 10 बजे नौकर भी चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और सागर थे। मुझे लगा सागर थका हुआ है तो सो गया। मैं अपने कमरे में आकर कपड़े बदल कर नाइटी पहन ली और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगी। और अचानक दरवाजे में किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सागर था।
जैसे ही मैंने सागर को देखा तो मैंने उसकी आंखों में एक अलग ही चमक महसूस की। शायद वो मुझे देख निस्तब्ध हो गया। कुछ देर बाद बोला, माफ़ करना भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपके साथ बैठ बात कर लूँ, पर अगर आप सोना चाहते हो तो कोई नहीं, हम कल बात कर लेंगे। अरे नहीं सागर, मैं तो बस ऐसे ही रूम में थी, चलो बाहर बालकनी में बैठते हैं। सागर से मैंने वाइन के लिए पूछा तो उसने हाँ कर दी और मैंने वाइन की 2 ग्लास डाली और बाहर बालकनी में बैठ गए। हम दोनों की कुर्सी बराबर थी। फिर सागर मुझसे कहा, भाभी आपको देखकर हमें बहुत हिम्मत मिलती है। कैसे आपने सब कुछ खोने के बाद भी अपने आप को टूटने नहीं दिया और बड़े ही अच्छे से सब कुछ संभाला, घर, बच्चे, कारोबार। मैं और रूही हमेशा आपको देख गर्व महसूस करते हैं। सागर, यही जिंदगी है, किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। अपने आप को खुद संभालो और आगे बढ़ो। वैसे तुम और रूही वहाँ बेंगलोर में खुश तो हो ना? मेरे पूछने पर सागर खामोश हो गया। मैंने सागर से पूछा, क्या हुआ सागर, खामोश क्यों हो गया? क्या तुम लोग खुश नहीं हो? कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं मदद करूंगी। आखिर शिवम की मौत के बाद तुम दोनों मेरी ही जिम्मेदारी हो। सागर वाइन पीते हुए बोला, भाभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, रूही बहुत खुश है वहाँ, और अब तो हमारा बेटा अभिनव भी है जिसने खुशियों को दुगनी कर दी। और क्या तुम खुश हो? सागर, पता नहीं भाभी, पर अभिनव के जन्म के बाद रूही बदल गई है। वो प्यार जो मुझे चाहिए वो मुझे उससे नहीं मिलता। हमेशा घर के काम, बच्चे के देखभाल, शायद अब यही उसकी लाइफ है। जो रूही का प्यार मेरे लिए था वो अब कहीं खो सा गया है। मैं समझ गई थी सागर की तकलीफ। शायद ये भी उन लोगों में से था जो ज़िंदगी जी रहा था। जो अपनी वाइफ के साथ रहते हैं वो प्यार की ज़रूरत के लिए बाहर सहारा ढूंढते हैं, वैसे ही मैं था। सागर, मैं समझ सकती हूँ कि प्यार के बिना ज़िंदगी कैसे अधूरी रहती है। मैं यही ज़िंदगी जी रही हूँ और मैं नहीं चाहती तुम ऐसे ही ज़िंदगी जियो, इसलिए मैं रूही से बात करती हूँ। सागर, नहीं भाभी, ऐसा मत करना, वरना उसे लगेगा मैंने आपसे उसकी बुराई की है। आपने सही कहा, शायद यही लाइफ है। वैसे भाभी, आप तो कई साल से अकेली हैं। क्या आपको कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? क्या आपको नहीं लगता आपको भी जीना चाहिए? वो प्यार आपको भी तो चाहिए। अब चुप रहने की बारी मेरी थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं बोली, सागर, कमी तो मैंने भी महसूस की। 6 साल से अधूरी ज़िंदगी जी रही हूँ। सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं अकेली हूँ। सागर, भाभी आप बुरा ना मानो तो पूछ सकता हूँ, भैया के जाने के बाद आपका किसी से अफेयर? नहीं सागर, समाज और जिम्मेदारियों के डर से कभी हिम्मत नहीं पड़ी। सागर, क्या आपको मन नहीं होता? आपको पूरा हक है खुश रहने का, और अपनी ज़रूरत पूरा करने में डर कैसा? इस बात पर हम दोनों के बीच खामोशी पसर गई। मैं कुछ नहीं बोली। करीब 1 मिनट बाद मैंने अपने हाथ के ऊपर सागर का हाथ महसूस किया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। फिर सागर ने मेरे हाथ को पकड़ा तो मेरे शरीर में करंट दौड़ा। मुझे मेरी ननद का ख्याल आया। मैंने हाथ को छुड़ाकर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आकर कुंडी लगा दी। मेरी धड़कन बहुत तेज धड़क रही थी। मैं पलंग पर लेट अपने बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा में फिर दस्तक हुई। मैं समझ गई ये सागर ही है, लेकिन कुछ झिझक के बाद मैंने दरवाज़ा खोला। सागर बाहर खड़ा हुआ था। माफ़ करना भाभी, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था। पता नहीं कैसे ये सब मैंने कह दिया, मुझे माफ़ करना। वो
बोल ही रहा था। और दोस्तों, आगे क्या हुआ जानना चाहते हैं? ये कहानी का सेकंड पार्ट और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। अभी लेती हूँ उस वीडियो से अलविदा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।